नमस्कार। तो आज मैं हम सब लोगों की बहुत ही प्यारी कहानी और किशोर मन के बहुत नज़दीक कहानी, जब ये कहानी लिखी गई और जब इस पर फिल्म बनी रजनीगंधा, तो मैं जानना चाहूँगी कि किस किस ने रजनीगंधा नहीं देखी। सचमुच में लोगों ने किसी न किसी तरह से इस फिल्म को, चाहे थिएटर में या फिर बाद में अपने उस पर इंटरनेट पर, कहीं ना कहीं तो ये फिल्म देखी ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। और ख़ास तौर से हमारी उम्र के लोग जो कि लगभग ऐसी ही मानसिकता, विदिशा हाय, ऐसी ही मानसिकता से मतलब के बीच में हम लोग पले बढ़े हैं। अब सोच थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई और जब फिल्म बनी, और एक तरह से ये एक एवरग्रीन, हम लोगों की उम्र के लोगों के लिए एवरग्रीन कहानी है और एवरग्रीन फिल्म है। तो कहानी क्या है? यही सच है। क्या सच है? वह सच, वह जो मृग मरीचिका की तरह है, बहुत आकर्षक है, जिसने बहुत हेल्प किया है। एक वह जो एक खिलंदरा सा है लेकिन विश्वसनीय है, उस पर आप निर्भर कर सकते हैं। कम से कम वो कहता है, वो जताता है, बताता है। और जो दूसरा है, उसके लिए जब मन दौड़ता है तो क्या करें, उसके पीछे जब मन भागता है तो क्या करें। वो इतना आकर्षक जो है, कितना आकर्षक। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी यही सच है। और जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी और आप लोगों को सुनाने के लिए अभी सोच रही थी कि कैसे इसको सुनाऊंगी, तो मुझे अपनी ही एक कविता याद आई और मैं उसके कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी। छोटी सी कविता है, लेकिन फिर भी कुछ ही पंक्तियां पढ़ूंगी। एक औरत को क्या चाहिए? एक औरत को क्या चाहिए? पात भर भात और अनुराग अपने प्रिय का, फिर वह लांघ लेगी पूरी पृथ्वी अविराम, मथ कर रख देगी समुद्र को। एक औरत को क्या चाहिए? एक सच होता सपना प्रेम का और चुटकी भर विश्वास नमक सा। ये कविता मुझे याद आई जब मैं इस कहानी के बारे में सोच रही थी कि क्या चाहिए एक औरत को। विश्वास, आश्वस्ति, यही तो चाहिए ना एक औरत को, एक संबंध को पूरी जिंदगी जीने के लिए। तो पढ़ते हैं यही सच है। कहानी शुरू होती है कानपुर और कलकत्ते के बीच में ये घूमती कहानी है, जिसमें पटना का जिक्र होता है, क्योंकि लड़की हमारी दीपा पटना की है। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए, तो एकाएक ही मुझे समय का एहसास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का कोई पता नहीं। झुंझुलाती सी मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती हूँ, फिर कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो खामखा मुझे समय दिया। और फिर यह कोई आज की बात है? यह तो उसकी आदत है। जो समय देगा उससे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कितना लेट हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। और मेरा मन बस उसी पल जो समय दिया होता है वहीं पर जाकर के बंध जाता है। इतनी कोशिश कर लूँ, लाख कोशिश कर लूँ, किसी काम में मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं समझता? संजय को क्यों नहीं पता चलता कि ये समय मेरा भी अमूल्य है, थीसिस पूरी करनी है, लेकिन उसे तो बस अपनी ही पड़ी रहती है। मेज पर बैठकर मैं फिर लिखने की कोशिश करने लगी, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नजर घड़ी की सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है, और हर समय यही लगता है, आया, अब आया। तभी मेहता साहब की छोटी सी 5 साल की बेटी आई और कही, आंटी कहानी सुनाओ ना। नहीं, अभी नहीं,
मैंने झुंझला कर कहा। चली गई बेचारी। ये मिसेज मेहता भी एक ही हैं, जब तब लड़की को भेज देंगी। अपना अपना काम करना हो ना तो लड़की को मेरे पास भेज देती हैं, और कभी वैसे मेरे बारे में कभी पूछती भी नहीं, हाल चाल तक नहीं पूछती। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभार पूछते हैं, लेकिन अच्छा ही है। मिसेज मेहता मुझसे कोई बात नहीं पूछती तो क्या मुझे इतनी आज़ादी रहती? टोका टोकी करती रहती, अच्छा ही नहीं पूछती। खट खट खट। चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ, आ रहे हैं महाराज। मैं झटपट अपनी किताब निकाल करके पढ़ने का बहाना सा करने लगती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वह आगे आता है, फूलों को मेज पर रखकर पीछे से मेरे कंधे को दबाता है। बहुत नाराज हूँ। रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर के, रुखाई से मैं कहती हूँ। वो कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है, फिर बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता, तुम ही बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी तो नहीं लगता। मन होता है कह दूं, बस तुम्हें अपने दोस्तों का ख्याल है, मेरी क्या परवाह। मैं तो तुम्हारी हो गई ना, तुम्हें तो यही लगता है, मेरी क्यों परवाह कर रहे हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और दिन होता तो मैंने अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ दिया होता, लेकिन आज नहीं। आज मैं बहुत नाराज हूँ। फिर वह मुझे बहुत प्यार से अपने बाहों में लेता है, मेरा माथा चूमता है और उसके बाद जा करके पुराने बासी फूलों को डस्टबिन में डालता है और कपड़े करीने से फूल सजाता है। पर कितना सुंदर सजाता है फूल संजय। एक दिन मैंने यूं ही उसे कह दिया था कि रजनीगंधा के फूल मुझे बहुत प्रिय हैं। तब से मजाल है कि वो कभी भूला हो। हर चौथे दिन बेनागा वो आता है और पुराने फूल फेंक कर नए फूल सजा जाता है, ताजे, बिल्कुल ताजे पानी में, और सारा कमरा महकने लगता है। कुछ देर बाद हम घूमने चले जाते हैं और तब मुझे याद आती है कि इरा की चिट्ठी आई थी। लो, मैं तो भूल ही गई थी गुस्से में। सुनो, मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा, इंटरव्यू का बुलावा, इरा का पत्र आया है। वो कह रही थी कि इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे जल्दी ही। अरे बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें कलकत्ते में नौकरी मिल जाएगी तो क्या मजे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है सुन करके। देखो, इससे मेरी परवाह नहीं है, मैं कलकत्ते चली जाऊँ तो उसकी मौज हो जाए। पीछा छुड़ाना चाहता है शायद। तुम पता है, अगर तुम्हें कलकत्ते में नौकरी मिल गई ना तो मैं भी तुरंत हेड ऑफिस में चला जाऊंगा। यहाँ की रोज रोज के दफ्तर की किचकिच से तो छुट्टी मिलेगी, और फिर हमारे क्या सुंदर शामें होंगी। यहाँ तो मैं तुम्हारे बिना, मैं अभी तक कभी भी मैंने इसीलिए तबादला नहीं करवाया क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओह, ये बात मन को छू गई है। कैसी कैसी बात करते हैं। और तब मुझे लगता है शाम कितनी खूबसूरत है। हम टेकरी पर बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। मैं अपने थीसिस के बारे में, वो अपने दफ्तर और दोस्तों के बारे में। वैसे हम प्यार की इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन फिर भी लगता है कि मुझे उससे बहुत 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 प्यार है और वो भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन अचानक ही मुझे इंटरव्यू की याद आती है। मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है, जाने कैसे कैसे पूछते होंगे। मेरे लिए तो पहला मौका है। वह खिलखिला कर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में अकेली घूमती फिरती हो, और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है। क्यों? और वह गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो, आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस करवा लेना। अब इरा की जान पहचान होगी इरा के पति की, तब ना कुछ हो पाएगा। क्यों? कोई और नहीं है वहाँ? कौन है और इरा के अलावा? निशित। मुझे मालूम था कि निशित का नाम लेगा। जाने क्यों ये निशित से इतना डरा डरा सा रहता है। निशित, मुझे नहीं परवाह। मैं बता चुकी हूँ संजय कि मुझे नीतीश पर बहुत गुस्सा है। मैं नीतीश से घृणा करती हूँ। सुनना चाहते हो ना? मैं उससे मिलूंगी भी नहीं। तुम उसका नाम न लिया करो मेरे सामने। अच्छा, नहीं लेता। शांत रहो। इतनी अच्छी शाम है और तुम इस तरह की बातें करने लगी। अच्छा चलो, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, कितनी खूबसूरत। और वो मुझे अपने बाहों में समेटने लगता है। सड़क है ये, कैसी बातें करते हो? सड़क है, कोई दूर दूर तक नहीं है। और फिर
कोई देख ले तो देख ले, अपने आप चिढ़ेगा, कुढ़ेगा, जलेगा, हमारा क्या, अच्छा ही ये जले। तुम कैसी कैसी बातें करते हो। और फिर वो मुझे घर पर छोड़ने आता है। घर पर दरवाजे पर ही मुझे वो बहुत गहरे आलिंगन में भरता है, एक चूमता है मेरे होठों को धीरे से और फिर चला जाता है। मैं दूर तक देखती हूँ उसे जाते हुए, जब तक कि वह थप्पा सा बन करके चला नहीं गया। और फिर जब पीछे मुड़ती हूँ तो रजनीगंधा के सारे फूल मुझे देख रहे होते हैं। मुझे लगता है कि ये संजय की आंखें हैं। कभी कभी तो मुझे संकोच होने लगता है कि संजय की इतनी सारी आंखें देख रही हैं मुझे। रात बिरात जब मैं उठती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ, कपड़े बदल रही होती हूँ, तो मुझे बड़ा घबराहट सी होने लगती है। सच्ची है भी तो ऐसी बात ना। और फिर मुझे याद आता है निशीथ। संजय निशीथ को लेकर के जब तब मन ही मन सशंकित हो जाता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ और उसकी याद मात्र से मन घृणा से भर उठता है। और फिर 18 वर्ष की आयु में किया गया प्यार, अरे कोई प्यार होता है, आवेश होता है, वहाँ कोई स्थायित्व नहीं। बुलबुल ऐसा उठता और बैठ जाता है और उसके बाद आहें, आंसू, सिसकियाँ यही तो रह जाती हैं। और फिर जब संजय मुझे मिला तो मुझे लगा कि ये सिसकियाँ आहें तो सिर्फ इसलिए थी कि एक खाली जगह पैदा हो गई थी। मैं उसकी याद में नहीं, इस खाली जगह से डर करके मकोया रो रही थी और मैं संजय को भूल गई। और संजय के आते ही मैं निशीथ को भूल गई। देखो मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियाँ गूंजने लगी। और जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न हो जाता है ये संजय। तो मेरे कुछ कहने पर वह हंसता जरूर है, पर मैं जानती हूँ वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो मेरा पहला प्यार था क्या? इसीलिए? उफ। परसों मुझे कलकत्ते जाना है, बड़ा डर लग रहा है। कैसे क्या होगा? मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई। संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, जो अकेली घूम फिर भी लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को जल्दी ही छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। अब ये कलकत्ते में गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर उठता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ, वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने की बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ, कहीं दिख ही नहीं रही। उफ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना सूटकेस और बिस्तर उसे उतारने का आदेश दे देती हूँ और नीचे उतर जाती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ का स्पर्श और मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ, हीरा। मैं तो घबरा गई थी। अगर तू ना आती तो मेरा क्या होता? टैक्सी पकड़ के मेरे घर आ जाती और क्या होता? तू तो ऐसे बात करती है जैसे सीधे गांव से तू पहली ही बार कलकत्ते शहर आई है। इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन तेरी ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आती। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ, लेकिन जैसे ही गाड़ी हावड़ा पुल पर पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ, उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भरी भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और कहाँ यह कलकत्ता। मैंने तो आज तक
कभी बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीर कर रेड रोड पर हम आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे लंबे खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, हम जैसे डरे तो कोई बात हो। तूने तो अपना कैरियर खुद ही बनाया, फिर इंटरव्यू से डरती है। चल भूल जा इसको। अच्छा तो भैया भाभी अभी पटना में ही हैं? जाती है कभी उनके पास? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी ना निभा सके। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बड़े भाई भाभी के बारे में या घर के परिवार के बारे में बात करे। मैं तुरंत ही कहती हूँ, अरे वो कौन सी बिल्डिंग है बता तो, और उसके बाद का डोर ही बदल देती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, खूब सुंदर। उसके पति दौरे पर गए हैं और यह जान करके ही मुझे बहुत बुरा लगता है। शायद होते तो कुछ मदद करते, बड़ी पोस्ट पर है। पर फिर एकाएक लगा उनकी अनुपस्थिति अच्छी है, हम लोग साथ मिल बैठेंगे। दो सहेलियाँ इतने दिनों बाद बैठी हैं, जाने कितनी बातें हैं हमें करने को, अच्छा ये नहीं है। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है और अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। मैं सकपका कर नजरें घुमा लेती हूँ, लेकिन उसने मुझे देख लिया है। वह हमारी मेज पर आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे इधर देखना पड़ता है। नमस्कार निशीथ। इरा, ये मेरी दोस्त है इरा, इसके पति यहीं एक ऑफिस में है। निशीथ नमस्ते करता है। कब आई तुम? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? इरा के घर पर ही रुकी हूँ। अच्छा अच्छा। इरा निशीथ को कहती है, इसका इंटरव्यू है उस कॉलेज में। किसी को जानते हो यहाँ पर? मैं बहुत चकरा जाती हूँ कि इरा कैसी है, सीधे पूछ रही है किसी को जानते हो वहाँ पर, जैसे बहुत ही पुरानी परिचित हो। मुझे बड़ा बुरा लगता है। और फिर कॉफ़ी पीने के बाद वो लोग ऐसे बात करते हुए निकलते हैं जाने मानो कोया कितने दिनों से एक दूसरे को जानते हो। निशीथ मेरी तरफ थोड़ा सा देखता है, चोर निगाहों से देखता, लेकिन मुझसे बात नहीं करता। आखिर मैं भी तो उससे बोल नहीं रही। और फिर थोड़ी दूर जा कर के निशीथ चला जाता है। उसने इरा का पता ले लिया है, कल सुबह 9:15 बजे आएगा और मुझे ही लेके जाएगा कॉलेज में। इरा को भी पता नहीं क्या हो गया, मेरे साथ चल नहीं सकती थी, निशीथ को पीछे लगा दिया। और फिर रात को बातें करते करते जब मैं सो गई तो गड्ढमड्ढ सी होने लगी मेरे मन में निशीथ और संजय की तस्वीरें। इतने दिनों बाद निशीथ को देखा, दुबला हो गया है थोड़ा सा, लेकिन ये जो तस्वीर मेरे मन में आ रही है ये तो उसी निशीथ की है जिसके साथ मैं घंटों गंगा के तट पर बैठी रहती थी पटना में। कभी बोलती तो वो मेरे मुंह पर हाथ रख देता, चुप रहो। मौन का अपना संवाद होता है, मौन का संवाद सीखो दीपा, सारी बातें कह नहीं दी जाती। लेकिन मुझे भी क्या हो गया था, मैंने उसको पहचान ही क्यों लिया? मैं कह देती मैंने नहीं पहचाना। अब तो कल भी आएगा। और जब अगली सुबह मैं अपने बाल संवार करके खिड़की के बाहर टूटे हुए बालों का गुच्छा बना करके फेंकने बैठी, उसको मैंने ऐसे ऐसे करके मत लिया था ना जैसे हम अपने बाल करते हैं। जब उसको खिड़की के बाहर देखी तो देखा कि वो तो सड़क पर इधर उधर घूम रहे हैं, यानी कि वो पहले आ गए और 9:15 बजने का इंतजार कर रहे हैं। और एक संजय होता तो मैं इंटरव्यू में ठीक टाइम पर पहुंच ही ना पाती। वो आज भी आता, बस फूल लिए और हंस देता। नौकरी पाना इतना मुश्किल है इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करते हैं, फिर यह तो 300 की जॉब है। निशीथ सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए, लेकिन उसको चक्कर काटे देख करके मैं कैसे कटु हो जाऊं?
मैंने उसे कलकत्ता जब आने का कल मकसद बताया था तो एकदम फोन करने लगा और इधर उधर बातें करने लगा। विचित्र स्थिति हो रही है मेरी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती और नकार भी नहीं पाती। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात उसे बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं वह सुनकर दिलचस्पी लेना बंद ना कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है। मिल जाए तो संजय कितना खुश होगा। हमारा विवाहित जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो मैं चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौट पड़ता है। मैं ठगी सी देखती रह जाती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है, बड़ा सोना सोना लग रहा है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे दे नहीं पाई, पर निशीत ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ यह सब निशीत की ही वजह से हुआ। ढलते सूरज की धूप निशीत के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीत इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वो खुश है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं। शायद वह मेरे प्रति जो उसने बुरा व्यवहार किया था ना, इसीलिए ऐसा कर रहा है। और मुझे अब इसको बता देना चाहिए संजय के बारे में। मैं कल उसे बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी होनी चाहिए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना बनाकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे बहुत अटपटा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं करती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से मेकअप करती हूँ। बार बार अपने को टोकती जाती हूँ, किसको रिझाने के लिए कर रही हो ये सब? क्या यह निरा पागलपन नहीं है तुम्हारा? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपट्टियाँ सुर्ख हो जाती हैं, गाल गर्म हो जाते हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। क्या सचमुच? यह चुप रहने वाला निशीत बोला भी तो क्या? मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा सी भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और वह यह बिना अधिकार ऐसी बात करे। पर जाने क्या है, मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसी बात सुनने को मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात की ही नहीं। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज ही शाम को हम घूमते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से फूटा हो? इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर भी कुछ भी नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीत ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे कोई अधिकार नहीं? जाने कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है कि मैं इस बात का जवाब भी नहीं दे पाती हूँ। कह नहीं पाती उससे निश्चयपूर्वक कि तुम वो व्यक्ति नहीं हो जो मुझसे ये बात करे। ये अवांछित बात है।
टैक्सी को बुला लेता है। हम दोनों टैक्सी पर बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम, निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बात करती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा हुआ है, बीच की इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फड़फड़ा रहा है। वह उसे हटाता नहीं। मुझे लगता है यह रेशमी खुशबूदार पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ और मैं भी अपना पल्लू समेटती नहीं। आज भी मैं उसे संजय की बात नहीं कर पाती, चाह कर भी नहीं बता पाती। अपनी इस विवशता पर मुझे खीज होती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रही। यह निश्चित कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूँ सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक रहा है। मैं जानती हूँ जब निशीत बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना, ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ? जितनी तेजी से टैक्सी भाग रही है उतनी ही तेजी से मैं बही जा रही हूँ, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर जाती हूँ मानो अंदर निशीत मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। अजी, इधर से उतरना चाहिए। कभी इधर से उतरते हैं? टैक्सी वाला मुझे घूरता है। मैं अपनी गलती का एहसास मुझे हो रहा है। इधर निशीत खड़ा है, इधर मैं और बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक मुझे ख्याल आता है टैक्सी के पैसे मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम अंदर जाते हैं। बहुत लोग हैं, खूब चहल पहल और रौनक। और एक टेबल पर हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, लेकिन पार्ट वही अदा करता है। मेन्यू वही देखता है, वेटर को वही बुलाता है, ऑर्डर वही देता है। और वेटर जल्दी ही हम दोनों के सामने कोल्ड कॉफ़ी और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीत कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन को महसूस कर रही हूँ, किंतु वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह में लगा लेता है। बेवकूफ़। वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस समय वो क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहते हुए बीत गए हैं। हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमाग पर छाई हुई थी, पर आज वह बात जरूर आएगी। ना आए यह हो नहीं सकता। आज वो जरूर कुछ कहेगा। वैसे मुझे कह देना चाहिए कि मैं जल्दी ही संजय से शादी करने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है, मैं कह ही नहीं पा रही हूँ कि मैं बस जाने कैसा मोह है कि मुंह नहीं खोल पाती। और मुझे लगता है कि जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा मन नहीं लग रहा। स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां काँप रही हूँ। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ़ कर दिया? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ले तो मैं क्या कहूँगी कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, और तुम मेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। क्या करूँ मैं? उन्हीं दिनों की तरह आज भी हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों से गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने का अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीत मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि बिना छीना झपटी के किसी तरह मेरा हाथ उसे छू जाए,
मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वह अवसर ही नहीं देता। जल्दी से बिल दे देता है और मैं विरोध भी नहीं कर पाती। मन में वही तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन कहता है क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं वह मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। पर वो कुछ करता ही नहीं, कुछ कहता भी तो नहीं। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निशीथ है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। अपनी मजबूरी पर मैं खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बताने का, पर जाने में कहाँ भटकी थी, कुछ भी बता नहीं पाई। शाम को मुझे निशीथ अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन में पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैली जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, मैं जाने क्यों यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वो बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह तुम्हारी तरह धोखा देकर नहीं भाग गया। पर मैं कुछ भी नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला उठती हैं। मैं अपना मुंह दूसरी ओर फेर देती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशीथ कि तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो, जो कुछ हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीथ, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशीथ, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें ही प्यार करती हूँ। शायद नहीं, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता के लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई, शांत और मौन। आत्मीयता के क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने को मुझ में साहस नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे रात आधी से ज़्यादा ढल गई है। कानपुर जाना है अब। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीथ आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने उससे कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई। वैसे कहूँ तो मैंने उसे ज़बरदस्ती ही भेज दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लाख मना करने के बावजूद निशीथ आएगा। और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा है, चलते समय शायद वो कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशीथ आ रहा था। पागल कहेगा, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़ के उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगा। लगता है वह बहुत थका हुआ है।
शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा। मन करता है कि कुछ ऐसा करूं जिससे जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वह अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ, पानी वानी तो है। बिस्तर फैला दिया? मुझे बड़ी खीज होती है। वह शायद समझ जाता है और चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की घुटन को इस तरह से हल्का कर देता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देखती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। मेरी नजरों में आकांक्षा है, आशा है। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो। फिर खुद धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर जाकर पहुँचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला जाती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है मैं चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीत, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस थोड़े से छोटे से स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, बस तुम्हारी ही। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशीत को देखती रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आँख मूंझ जाती है। मुझे लगता है ये स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का यह असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों को, निशीत के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ थामा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। उस छुअन को बार बार अपने दूसरे हाथ से सहलाती हुई मानो अपने खून में डाल देना चाहती हूँ। वो मेरे खून का मेरा हिस्सा हो जाए। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। कितना सुंदर है कलकत्ता। और फिर ऐसा लगता है जैसे यह ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। देखते ही यह ट्रेन जाने कहाँ ले जा रही है। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाके मुझसे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीत से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीत को लेकर हमेशा संदिग्ध रहते थे, पर मैं तुम्हें ईर्ष्यालु कहती थी। आज मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। तुम जीते, मैं हारी, तुम ही सही थी। सच मानना संजय, 2.5 साल में मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी मैंने भ्रम में डाल रखा था। पर आज भ्रम के, छलना के सारे जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीत को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ साफ हो गया। और जब मेरे सामने जब कुछ साफ हो गया है तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ भी तो झूठ नहीं बोल सकती।
आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निश्चित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेही स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मन हरा हो गया। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ, निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम मान बैठी। मुझे माफ़ कर दो संजय, लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो तुम्हें सचमुच ही खूब प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह से जान गई हूँ कि पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। बाद में किया हुआ प्यार तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास भर है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूँगी। मैं नोट करती जाती हूँ दिमाग में कि इसी तरह से कहूँगी ताकि संजय को सारी बातें समझ में आ जाए। संजय को बुरा तो लगेगा, लेकिन कहना होगा। अब उसके साथ एक दिन का छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना और तन से उसके होने का अभिनय करता रहूं, छी, यह तो बहुत गलत होगा। और यह सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। लौट कर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र है। दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम भी आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा सा श्वास मेरे से निकलता है। 5-6 दिन में लौट आऊँगा। कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। ये जो 5-6 दिन मिल गए हैं, इसमें मैं अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी कि मुझे संजय से क्या और कैसे कहना है। नहा धोकर मैं सबसे पहले निशीथ को चिट्ठी लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ। चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं समझ गई हूँ। साथ यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज़ थी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला कैसे टिक पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई हुई है। प्रिय निशीथ, तुमसे मिली तो मेरा सारा गुस्सा मानो बह गया, और तुम्हारा वो स्पर्श जब तुमने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा था, गोया उसने हमारे बीच की सारी दूरियों को मिटा दिया। कैसे हो, लिखना, बताना। एक खूबसूरत से लिफाफे में बंद करती हूँ और उससे पहले उसमें हल्का सा गंध भी लगा देती हूँ, थोड़ी सी स्प्रे, और मैं उसे खुद पोस्ट करके आती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सूने फूलदान पर जाती है और मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। आज निशीथ को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल से ही उसकी चिट्ठी की राह देख रही हूँ, पर आज की भी दोनों डाक निकल गई। जाने कैसा सुना सुना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों में करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है।
क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशीथ के चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को ढकेलती से सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी चलती चली जाती हूँ निरुद्देश्य सी, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से उसे खोलती हूँ। इरा का तार है। नियुक्ति हो गई, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशीथ भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच रही हूँ वह निरा भ्रम था? मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूँ जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूँ, जहाँ उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण, और वो बात कि तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घंटी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे ये घंटी घंटे सुना सुनाकर मुझे संजय की याद दिला रही है। ये हरे पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया है। ये वही पेन है जिससे मैंने निशीथ को चिट्ठी लिखी। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मन है कि मानता नहीं और मैं पलंग पर जाकर ठह जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर होकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की उसकी छटपटाहट, उसकी घुटन मेरे सामने है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है। और मैं देखती हूँ एक हाथ में पेन लिए, दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में फंसाए निशीथ बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन। वह चाहता है पर लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप के रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल लेती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आज निशीथ का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने इसको खोला। इतनी छोटी सी चिट्ठी। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर खुशी हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही इरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल ही जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई। सच मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। मेरे दिमाग में बस यही 2 शब्द रह जाते हैं, शेष फिर, शेष फिर, शेष फिर। उसने यहीं पर क्यों नहीं लिख दिया? क्यों नहीं लिख पाया वो? कब बताएगा मुझे वो? कब कहेगा अपने मन की बात? कि अचानक एक आवाज मुझे सुनाई पड़ती है, दीप। मैं पीछे मुड़ करके देखती हूँ और रजनीगंधा के फूलों की गंध दौड़ती हुई मेरे पास आती है। सामने संजय खड़ा है।
मेरी आंखों से पहचानती नहीं। वह आगे बढ़ता है तो मानो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और मैं पागल की तरह दौड़कर उससे जा लिपटती हूं। संजय, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह निकलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला? अरे मारो गोली काम को, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ भी बोला नहीं जाता, बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ। माथा मेरा तप रहा है और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यही क्षण सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, एक दूसरे को पागलों की तरह चूमते हुए। हमारा आलिंगन कसता और कसता चला जाता है। यही सच है, यही। औरत को क्या चाहिए? पात भर भात और अनुराग प्रिय का, फिर वह लांग लेगी समुद्र को। उसे क्या चाहिए? विश्वास, नमक सा। औरत को आश्वस्त चाहिए, एक आश्वासन चाहिए कि हाँ, उसे भ्रम नहीं चाहिए, उसे मृग मरीचिका नहीं चाहिए, उसे ठोस कुछ चाहिए, ठोस कोई बताए कि वो उसके साथ खड़ा है। उसे सपना नहीं, सच चाहिए। और सच होता हुआ जो कल्पना है, प्रेम की जो कल्पना है, अनुराग की जो भावना है, एक सच, एक यथार्थ भावना चाहिए। यही सच है, हम लोगों की यही सच्चाई है।